What's up, everyone? I'm Chris, and you're watching Unknown Aspirant. We have officially crossed the day 5 of our mission, and the momentum is real. Today, we step into day 6, hitting the 40% competition mark. If you have made this far, you are already ahead of the crowd. Keep that hunger alive. Today's mission is a double header. First, we were tackling the properties of solids. We will break down elasticity, stress, and strain without the competitive jargon. I will show you why Hooke's law is a best friend in the exam and how to master young Martinez problems in seconds. These are the low impact but high reward marks that every aspirants need. Then we move into the heavy hitter, thermodynamics. This is not just a chapter, it's a scoring machine. We will simplify the first and second law, decode the efficiency of heat engines, and master the Carnot engine. Actually, Carnot engine is not in our syllabus. So, if you are understand the PV diagrams we are covering today's, you can solve almost any thermo question in JEE or NDA. Remember, consistency is the only secret to success. Grab your notebooks, stay focused, and let's turn this complex theory into easy marks. No more talking, let's get into the core of physics. Day 6, power on. These are the topics that we are covered in solids property. So let's begin. First, elastic body and plastic body. इलास्टिक बॉडी क्या होता है? इलास्टिक बॉडी ये होता है कि अपने बॉडी को अगर आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, तो वो अपने बॉडी को रिगेन करने की कोशिश करता है, उसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. और इस प्रॉपर्टी के चलते जो इस सॉलिड्स को हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग इलास्टिक सॉलिड्स कहते हैं. व्हाट इज प्लास्टिक सॉलिड्स? इसमें हमने डिफॉर्मिंग फोर्स तो लगाया, उसके बाद वो अपने साइज को रिगेन करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बॉडी. देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है. एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो सकते हैं? तो स्टील हो जाएगा एग्जाम्पल में, आपका रबर भी हो सकता है एग्जाम्पल में, क्योंकि अपने साइज को रिगेन करने की कोशिश करते हैं. या फिर बैलून भी कह सकते हो. व्हाट अबाउट प्लास्टिक बॉडी? प्लास्टिक बॉडी जैसे रफ हो गया, क्ले हो गया. क्ले समझते हो ना, बच्चों वाला खेल, तो वही क्ले हो गया. वो उनको एक बार बड़ा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी के शेप में रह जाते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, just a sec. Next, we will talk about stress and strain in elastic material. Due to the restoring force, stress जो होता है वो 3 तरीके का होता है. पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है शियर स्ट्रेस, और तीसरा होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस. सबसे पहले हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं. नॉर्मल स्ट्रेस क्या कहता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई एरिया होगा, उसका अगर आप इधर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो तो उसका एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपका स्ट्रेस निकल के आ जाएगा. इफ आई टोल्ड यू दैट शियर स्ट्रेस के बारे में बात करो, तो शियर स्ट्रेस जो होता है बॉडी के लिए, मतलब ओवरऑल एरिया के लिए लगता है, और वो 2D होना चाहिए. तो 2D एरिया पे लगा, और उसके लिए भी फोर्स जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. व्हाट अबाउट हाइड्रोलिक स्ट्रेस? हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होता है, आप जब हम लोग पढ़ेंगे ना फ्लूइड मैकेनिक्स, तब जाके अच्छे समझ में आएगा. वो होता है चेंज इन प्रेशर, यानी एक्सेस प्रेशर में जो हमें दिया जाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर. चलो, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन. व्हाट इज स्ट्रेन? तो नॉर्मल स्ट्रेन, जैसे 2-3 तरीके का स्ट्रेस तो 3 तरीके का स्ट्रेन, और स्ट्रेन भी कैसा? नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं. नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. वही बात करूँ कि शियर स्ट्रेंथ के बारे में क्या करता है, तो ये जो आपका यहाँ से थीटा डिस्प्लेस हुआ है, तो उस केस में आपका एक्स यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं शियर मतलब स्ट्रेन इज इक्वल टू
थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच हो जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में क्या ख्याल है? तो वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर बात करते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऐसा है कि देखो ये आपका पूरा का पूरा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक बॉडी है, इसमें हमने एक तिरछा जो है आपका पार्टिकल ले लिया और उससे बोला कि बताओ इसमें से हमें क्या क्या चाहिए। तो नॉर्मल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल फोर्स चाहिए और साथ ही साथ शियर स्ट्रेस चाहिए। तो 1 सेकेंड का पल्स। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये समझ लो कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स होता है, फोर्स नहीं, वो एरिया एक वेक्टर होता है जो कि एरिया वेक्टर होता है। तो इसे हम ए डैश से डिनोट करते हैं। यानी अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर आपका ए है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए डैश कॉस थीटा। तो यहाँ से ए डैश कॉस थीटा को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ए अपन कॉस थीटा। ठीक है, लिख दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस निकालते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए क्या चाहिए? एफ कॉस थीटा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। हाँ, तो फोर्स क्या होता है आपका? फोर्स होता है एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया क्या होता है? ए अपॉन कॉस थीटा, जो कि हमने अभी निकाला था। एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए तो अभी निकाला ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया है। फोर्स जो है आपका वो निकल के आया, टेंसाइल स्ट्रेस जो निकल के आया वो निकल के आया कितना? एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एरिया। वही बात किया जाता है शेयर स्ट्रेन के बारे में। तो शेयर स्ट्रेन के लिए आपका परपेंडिकुलर वाला चाहिए, परपेंडिकुलर वाला फोर्स चाहिए। तो परपेंडिकुलर में फोर्स कौन है हमारे पास? सॉरी, बॉडी के अलोंग जो फोर्स होता है वही चाहिए हमको। तो बॉडी के अलोंग फोर्स जो मुझे दिख रहा है ये है एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा अपॉन एरिया, एरिया जो होता है ए डैश, ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ से निकल के आता है आपका एफ साइन 2 थीटा अपॉन एरिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखो। नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी हुक्स लॉ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। बॉडी 0 से लेके ए के बीच में रखा, इसमें हुक्स लॉ जो होता है आपका वैलिड होता है। और साथ ही साथ स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन यानी वाई स्ट्रेन होता है, मतलब हुक्स लॉ वैलिड होता है। और मॉडुलस ऑफ के जो होता है इसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ए से बी के केस में आपको देखने के लिए मिलेगा नॉन लीनियर बट स्टिल आपका इलास्टिक, बी तक इलास्टिक लिमिट होता है उसका। और इसी को बी को हम लोग बोलते हैं वाई, सिग्मा वाई इज अ यील्डिंग स्ट्रेंथ। कभी कभी आपको आ सकता है, इसीलिए सिग्मा वाई इज इक्वल टू यील्डिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन इज बी से डी। बी से डी के केस में, बी से डी के केस में आपका स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज करता है और साथ ही साथ रैपिडली इंक्रीज करता है। और इस केस में आपका जो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी देते हैं ना तो स्ट्रेन आपका 0 नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज पॉइंट डी। डी इज अ इलास्टिक पॉइंट और यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स होने के चलते अपना प्रॉपर्टी इंक्रीज करना वो लूज कर देता है। नेक्स्ट वन इज ई पॉइंट। ई पॉइंट इज अ फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट में क्या होगा कि यहाँ से आप यहाँ तक ले जाओगे ना इसको तो टूट जाएगा वो। ग्राफ याद रखना कि बाइटल जो होता है वो डी और ई आर क्लोज एंड डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर आपका डी एंड ई जो होता है वो फॉर हुआ, यानी कहने का मतलब ये है कि डी और ई अगर थोड़ा सा क्लोज हुआ, यहाँ पे ई हो गया तो समझ लेना कि वो जो है ब्राइटल होने वाला है। अगर थोड़ा सा दूर हुआ, मान लो कि ई यहाँ पे है, तो उस केस में आपका ये जो बॉडी होने वाला है वो डक्टाइल होने वाला है। वो कितने दूर तक समझ में आया? नेक्स्ट वन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 तरीके का स्ट्रेस, 3 तरीके का स्ट्रेन, तो 3 तरीके का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहला यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या कहता है? वाई, इसे वाई से डिनोट किया जाता है। सबसे पहली बात यंग मॉडुलस हमने अभी पीछे पढ़ा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई स्ट्रेन, यानी वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस का फॉर्मूला अभी हम लोग जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और यही चीज तो लिखा हुआ है, तो टेंशन क्यों। नेक्स्ट वन इज शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसमें क्या होता है, एक्स डिस्प्लेस किया तो बस वही लिखना होगा। इसे हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं और इसे लिखने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन एक्स अपॉन एच होता है। बल्क मॉडुलस के बारे में क्या ख्याल है? बल्क मॉडुलस जो होता है चेंज इन एक्सेस प्रेशर अपॉन
नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, स्ट्रेन इन वॉल्यूम, या फिर हम लोग इसे और एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ भी डी पी अपॉन डी वी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है वन, कॉम्प्रेसिबिलिटी कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट वन, हियर इज इट्स एप्लीकेशन। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 देख लो एक बार फिर से। चलो, रस्सी के अंदर स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, यही सब क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से पूछा कि एक बॉल जो है पानी के सरफेस पे है, इसे अंदर डूब गया, तो बताओ इसके अंदर कितना प्रेशर का चेंज देखने के लिए मिला और वॉल्यूम में कितनी गिरावट है, यही सब चीज। आ जाओ, नेक्स्ट वन इज एनालॉजी विथ स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ एनालॉजी, ठीक है, बढ़िया। सबसे पहले तो देख लो, एक रॉड है, रॉड को एक फोर्स F से खींच रहे हो, तो उसमें x डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब x लेंथ बढ़ गया उसका। तो इस केस में जो होता है आपका, अगर निकालते हैं हम लोग, तो स्प्रिंग्स के साथ एनालॉजी करने पे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो स्प्रिंग जैसा ही इसमें भी गुण आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं तो वो x अपने न्यूट्रल पॉइंट से x डिस्प्लेस हो जाता है, तो उस केस में हम लोग जो फोर्स kx जो होता है ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे भी वही चीज होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो kx के टर्म में होगा, लेकिन kx में क्या होगा वो लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला चीज, क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू वाई एक्स अपॉन एल। तो फोर्स जो होता है आपका वाई ई अपॉन एल हो जाएगा। नॉर्मली यही तो यूज करते हैं हम लोग। लेकिन अगर बात करते हैं, ये देखो ऐसा क्यों लिखा गया कि फोर्स इज इक्वल टू के एक्स होना चाहिए, तो ये के की जगह पे मुझे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी के का वैल्यू मेरे को आया वाई ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका एक एप्लीकेशन दिया होगा कि एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक और स्प्रिंग है, इसका हैविंग लेंथ L एंड एरिया 1 एंड यंग मॉडुलस Y1, इसका हैविंग लेंथ L2, एरिया A2 एंड और आपका यंग मॉडुलस Y2। तो यहाँ पे आपका ये, इसे आप K1 मान लोगे, इसका K2 मान लोगे। K1 एंड K2 क्या है आपका? बेसिकली ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, तो इसका K इक्विवेलेंट निकालोगे। K इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, आपने स्प्रिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। देखो, अगर दोनों सीरीज में हैं तो हम लोग ये मल्टीप्लाई अपॉन सम का लगाएंगे, अगर दोनों आपका पैरेलल होगा तो हम लोग जोड़ देंगे। सेम चीज आपका कैपेसिटर में भी देखने के लिए मिलता है। तो अब यहाँ से फोर्स की इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। अब बात करते हैं आगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी म्यू से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अगर बात करें एनर्जी डेंसिटी की बात है, देख लो एक बार, इसका यूनिट जो होता है जूल पर मीटर क्यूब होता है, और इसका फॉर्मूला जो होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बात करते हैं एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी जो होता है आपका यू से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला जो होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, जो कि हमने देखा था किसमें, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो कि सारे के सारे किसमें थे, वर्क पावर एनर्जी में थे, वहां पे हमने इसका फॉर्मूला देखा था। इसके हम लोग स्प्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग जैसे u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, वैसे ही अगर लिखना हो तो u इज इक्वल टू हाफ के की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, अपने वेट के चलते ही खुद से लमड़ जाना, इसे को हम लोग बोलते हैं एलोंगेशन। तो एलोंगेशन को x से डिनोट किया जाता है, कितना लंबड़ा है तो वही x बताता है। तो x कैसे बताता है, इसका ये सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, mgl अपॉन 2/a। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पॉइजन रेशियो। पॉइजन है मतलब कुछ अपने आप में नेगेटिव चीज बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होता है, दिमाग में रखना, इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। पॉइजन रेशियो होता क्या है? पॉइजन रेशियो होता है कि अगर हम लोग कोई बॉडी जो होता है उसको हम लोग पकड़ के खींचते हैं तो ओवरऑल तुम्हें लगता है कि केवल उसका लेंथ इंक्रीज होता है, बट ऐसा नहीं होता है। उसका जो डायमीटर होता है वो भी अपने आप में क्या होता है, वो भी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना चाहता है, कम होने लगता है। तो उसी को हम लोग पॉइजन रेशियो कहते हैं। उनका डायमीटर का स्ट्रेस और आपका लेंथ का स्ट्रेस के रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइजन रेशियो। और पॉइजन रेशियो क्या होता है? तो चेंज इन स्ट्रेन इन डायमीटर अपॉन स्ट्रेन इन लेंथ, जो कि नेगेटिव क्वांटिटी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिलेशन अमॉन्ग यंग मॉडुलस ईटा
एंड बल्क मॉडुलस, इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 माइनस 2, एक बार फिर से रिपीट अगेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा। नेक्स्ट वन इज बल्क मॉडुलस, जिसमें यंग मॉडुलस भी शामिल है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी। तो उस केस में जब 1 और 2 को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे आया था यंग मॉडुलस इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ईटा अपॉन 9 ईटा माइनस 3 यंग मॉडुलस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2021 में जेईई में पूछा भी था। तो सिंपल जो जहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये पॉइजन रेशियो में नेगेटिव वाली बातों को ध्यान देना। खेलना चाहता है अगर जेईई में तो ये ऐसे खेल सकता है, फॉर्मूला तो आप लोग याद ही करते हो। सो दैट्स ऑल, आपका यहाँ पे टोटल इलास्टिसिटी वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन थर्मोडायनेमिक्स। Before we going thermodynamics, I have something discuss about that chapter. पहला कि thermodynamics जो होता है इसे हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक KTG मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और दूसरा जो होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसे 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स। आप लोगों ने बस थर्मोडायनेमिक्स नाम सुना होता है, लेकिन ओवरऑल इसमें KTG होता है, काइनेटिक गैस ऑफ थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो लेट्स बिगिन फर्स्ट काइनेटिक KTG। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं इन थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1, जिसे हम लोग KTG कहेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पोस्टुलेट ऑफ KTG। सबसे पहले बातें को ध्यान देना होता है, मॉलिक्यूल्स का साइज जो होता है नेग्लिजिबल होता है, यानी कि हम लोग उसे मानेंगे कि इनका साइज है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स को एज्यूम करेंगे एज अ हार्ड स्फीयर, और कोलिजन उन लोगों के बीच में जो भी होगा उसे हम लोग इलास्टिक कोलिजन मानेंगे। तीसरा, उन लोगों के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, और टोटल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी ही मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, कोलिजन टाइम बिटवीन इन लोगों के बीच में जो कोलिजन टाइम होगा उसे हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। साथ ही साथ ग्रेविटी जो होता है इन मॉलिक्यूल को अपने इफेक्ट नहीं कर पाती है, नेगलेक्ट, इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट जो होता है उसे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। साथ ही साथ ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके आइडियल गैस लॉ यानी PV इज इक्वल टू nRT एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे फॉलो करने चाहिए। तो यही है बेसिक बातें कि KTG का क्या क्या पोस्टुलेट लिया गया था, मतलब KTG चैप्टर बनाने से पहले ये सारे की चीज़ों को एज्यूम कर लिया गया था। तो सबसे पहला है PV इज इक्वल टू nRT। ये फॉर्मूला दिलो जहान में होना चाहिए, और इस केस में आपका ये देखा जाता है कि एट STP पे आपका STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपका प्रेशर जो होता है 1 atm होता है और टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट वन इज बॉयल्स लॉ यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इसमें क्या होता है कि अगर आपका PV इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था PV इज इक्वल टू nRT, चूंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इन लोगों के बारे में बताना भूल गया ना। N जो होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, R जो होता है रियल गैस कांस्टेंट, और T जो होता है वो आपका टेम्परेचर होता है, V जो होता है आपका वॉल्यूम होता है, और आपका P जो होता है प्रेशर होता है। इधर का सारा कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स दैट जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके वॉल्यूम के। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। यानी तुम अगर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी लिख सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके। नेक्स्ट वन इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर, ये याद रखो, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर। फिर से क्या, PV इज इक्वल टू nRT, अगर कांस्टेंट प्रेशर हुआ, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो आप PV इज इक्वल टू nRT,
तो आपका प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया, ये दोनों कांस्टेंट है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी V1 इज इक्वल टू T1, यानी ऐसे लिख सकते हो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। वही चीज़ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें क्या होता है, आप एक ग्राफ ध्यान में रखना कि अगर आपका टेम्परेचर केल्विन में है तो उस केस में आपका जो ग्राफ निकल के आता है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, वो बीच से निकल के आता है। अगर वही बोलूँ कि नहीं, आपका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ही ग्राफ है बट सेल्सियस में होना चाहिए, तो सेल्सियस में है तो उस केस में आपका जो है इंटरसेक्ट करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, किसको, तो वॉल्यूम को। नेक्स्ट वन इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टिकल प्रेशर। इसमें होता क्या है कि डाल्टन्स जो बाबा जो थे वो कहते हैं कि देखो तुम कुछ मत करो, आपके पास एक कंटेनर होगा जिसका प्रेशर P1 है, V1 है और वॉल्यूम टेम्परेचर T है। सेम केस है, एक दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। तीसरा बॉक्स प्रेशर P3, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। तो ऐसे करते करते आपके पास Pn बॉक्स है, V1 वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर T है। मतलब कहने का सीधा तात्पर्य यही है कि आपका वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर सेम है, आपका बस प्रेशर जो होगा वो बदलता जा रहा है। तो उनका कहना ये था कि अगर आप जो सारे के सारे बॉक्सेस के मॉलिक्यूल्स को लाओ और एक बॉक्स में ज़बरदस्ती डाल दो, तो उस केस में जो भी होगा आपका प्रेशर, इस नए वाले बॉक्स में सारे के सारे प्रेशर पार्टिकल्स को जो तुमने डाल दिया है, तो उस केस में आपका इस नए वाले बॉक्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो सारे के सारे पार्टिकल के प्रेशर के बराबर होगा और वॉल्यूम तो उनका वही होगा और टेम्परेचर भी वही होगा, क्योंकि आपने इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम भी इसका सेम ही रखा है। ओवरऑल कहना यही है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर जो होता है वो सारे के सारे पार्शियल प्रेशर का सम होता है, यानी P1, P2, P3, P4, P5 डॉट 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 Pn। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सीधी सी बात है, आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हमने याद रखा था वो PV इज इक्वल टू nRT होता है, लेकिन सम केस में आपको एक अनदर फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, जैसे PV इज इक्वल टू NKT। यहाँ पे K जो होता है वो वोल्टेज कांस्टेंट को डिनोट करता है, जिसकी वैल्यू जो होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर कुलाम होती है, सॉरी जूल पर केल्विन होती है। और इसका यूज जो होता है एप्लीकेशन हमें मीन फ्री पाथ में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन इज आपका रो के जगह पे हमें खेलने के लिए दे सकता है प्रेशर के टर्म में, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT लिख सकते हैं ना। तो nRT को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं n के जगह पे, n क्या होता है, n नंबर ऑफ मोल, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू RT। सिंपल। अगर ये चीज़ लिखा हुआ है और ये जो आपका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को अगर मैं नीचे थोड़ी देर के लिए घसका दूँ तो m अपॉन v जो होता है आपका रो बन जाएगा डेंसिटी, और ये RT अपॉन m हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो जो प्रेशर होता है वो रो RT अपॉन m हो जाता है। एप्लीकेशन इसका VRMS में दिखाने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन इज प्रेशर एक्सर्ट बाय अ गैस। गैस अपना बैठे बैठे खाली नहीं रहती है, उन लोग भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो वो एक्सर्ट कैसे करती है भाई, प्रेशर खाली तो रहेगी नहीं, बहुत सारा प्रेशर एक सरफेस एरिया पे आएगा। वो सारे के सारे सरफेस एरिया जो होते हैं उस पे जाते हैं, एक अचानक से लाखों करोड़ पार्टिकल्स आके एक सरफेस एरिया पे जाके, ऐसे मान लो ये सरफेस एरिया, इस पे जाके टकराएंगे तो ओवरऑल ये जो होगा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो यही है फोर्स, आपका जो प्रेशर हो जाता है वो होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सवेल दादा जो थे अपने वेलोसिटी को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 भागों में। सबसे पहले तो नॉर्मली एक एक चीज़ पढ़ लेते हैं, जैसे कि VMP, इसका मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो होता है वो कितना होता है, √2RT/m। V एवरेज क्या होता है, V एवरेज होता है √8RT अपॉन πm हो जाएगा, और VRMS जो होता है वो √3RT/m हो जाएगा। बात करते हैं कि अगर आपका NV वर्सेस V के बीच में, तो NV क्या होता है पहले ये बताओ। NV जो होता है आपका नंबर ऑफ गैस होता है एट अ वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल बोलो या फिर मॉलिक्यूल्स बोलो, बतिया वही पड़ता है, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम। तो इस केस में आपको अगर चाहिए
तो मैं आपको सिंपल कह सकता हूँ कि आप सबसे पहला अगर जो देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा होता है आरएमएस का, फिर आता है वी एवरेज, वी एवरेज बोले तो एवरेज स्पीड, और उसके बाद आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इन्होंने ग्राफ को ऐसे देखा। नोट पॉइंट में क्या है, टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए, वॉल्यूम आपका मास जो होता है उस वो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो केजी में होना चाहिए, और स्पीड जो होता है आपका मीटर पर सेकंड में होता है। ओवरऑल कहने का तात्पर्य यही है कि सारे के सारे टर्म्स जो होते हैं वो एसआई यूनिट में होने चाहिए। साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वी एवरेज जो होता है, और वी आर एम एस का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, फिर वी एवरेज का, फिर आता है मोस्ट प्रोबेबल। और ये सारे के सारे जो होते हैं एट गिवन एट गैस एट टेम्परेचर टी पे होते हैं, और साथ ही साथ एरिया अंडर कर्व जो होता है वो क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन लोगों का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इसमें मैंने टेम्परेचर को थोड़ा सा आग लगा दिया, मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, तो उस केस में आपका जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और मोर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हाई स्पीड हो जाएंगे। तो उस केस में तुम आग लगाने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल स्पीड बढ़ेंगे, भागने की कोशिश करेंगे और वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो वेलोसिटी जो होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है। तो उस केस में आपका जो ग्राफ होगा ना, ये आपका T1 टाइम पे ग्राफ था ना, तो आपका ग्राफ जो होगा वो शिफ्ट करके नीचे और शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, जो पहले ऊंचा था अब वो नीचा हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है। ऐसा हमें रियल लाइफ एग्जांपल भी देखने के लिए मिलता है। जब कोई बोले तो शांत हो जाओ तो बढ़िया से चलेगा। तो वही चीज़ है, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिए हो तो शांत रहो, तो दूसरे वाले टेम्परेचर और बढ़ा दिए हो तो झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर के टीजी में। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है आपका मोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। मोड्स क्या होता है भाई? मोड्स 3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है वाइब्रेशनल मोड, ट्रांसलेशनल मोड एंड रोटेशनल मोड। सबसे पहले वही बात है कि आपका गैस जो होता है कैसे फ्री करता है, फ्री स्टेट में कैसे रहता है। तो सबसे पहले वाइब्रेशनल मोड पता करते हैं। वाइब्रेशनल मोड में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 2 होता है इच मोड में, अगर और एक मोड में, क्योंकि आपने ये जो वाइब्रेशनल मोड जो होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब वेरी हाई टेम्परेचर दे दिया जाए। बात करते हैं आपका ट्रांसलेशनल मोड के बारे में। तो ट्रांसलेशनल मोड जो होता है वो 3 डायरेक्शन में हो सकता है, या तो वाई डायरेक्शन में हो, या तो एक्स डायरेक्शन में हो, या तो जेड डायरेक्शन में हो। तो उस केस में आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो निकल के आता है, अभी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज रोटेशनल मोड। रोटेशनल मोड में क्या होता है, आपका वाई के डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, जेड के डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, एक्स के रोटेशन में भी डायरेक्शन चेंज मतलब रोटेट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब समझ लो। मोनो एटॉमिक मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स या फिर गैसेस जिनका जो मॉलिक्यूल होता है वो He के फॉर्म में, या फिर नियॉन, या फिर आर्गन, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर जैसे हाइड्रोजन को ले लो तो वो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन को ले लो O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर को ले लो S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स नहीं, मुझे ये वाले चाहिए मॉलिक्यूल्स जो आपका मोनो एटॉमिक गैस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मोनो एटॉमिक गैस जो होता है जिनका एटॉमिक पार्ट जो होता है वो 1 होता है। तो उस केस में हम लोग यदि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की कोशिश करें तो वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है आपका 3 निकल के आता है, ड्यू टू द रोटेशनल मोड के चलते। नेक्स्ट वन इज डायटोमिक। डायटोमिक के केस में क्या होता है, आपका डायटोमिक मतलब कि इस फॉर्म में देख लो H2O2 N2। डायटोमिक के केस में आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आता है वो 5 निकल के आता है, जिसमें 3 जो होता है आपका रोटेशनल होता है और 2 आपका 3 आपका ट्रांसलेशनल होता है और 2 आपका रोटेशनल होता है, ओवरऑल 5। लेकिन अगर बात किया जाता है कि नहीं, अगर आपका वेरी हाई टेम्परेचर दे दिया जाए, हाई टेम्परेचर में वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाता है, तो ओवरऑल हम देखेंगे तो 5 में 2 जोड़ दो तो 7 हो जाएगा। मतलब हाई टेम्परेचर पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगा। व्हाट इफ आई टोल्ड यू डैट कि आपका पॉली एटॉमिक गैस होना चाहिए, साथ ही साथ वो नॉन लीनियर होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है, नॉन लीनियर का मतलब यही है कि कोई गैस आपका मतलब CO2 देखा जाएगा तो CO2 का स्ट्रक्चर अगर कोई बनाएगा तो कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O।
ये आपका CO2 का स्ट्रक्चर है और ये लीनियर फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म में नहीं चाहिए इसको चाहिए नॉन लीनियर फॉर्म में। जैसे आप हाइड्रोजन का निकालते हो तो ऑक्सीजन से आपका 2 हाइड्रोजन ऐसे अटैच होते हैं और ये जो होता है उसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये जो होता है ये नॉन लीनियर फॉर्म में है। तो इस केस में ऐसे एटॉम के बारे में बात किया जा रहा है, तो उस केस में आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आता है पॉलीएटॉमिक गैस के लिए वो जो होता है 6 होता है, ठीक है। और वाइब्रेशनल मोड ऐड कर दो तो उस केस में आपका 5 हो जाएगा। वाइब्रेशनल मोड ऐड कर दो तो उस केस में आपका 2 और ऐड कर दो तो 6 7 8 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 6 है तो 2 ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा। सेम केस अगर आपका वही चीज़ लीनियर पॉलीएटॉमिक हुआ, जैसे कि आप अब मैंने बात किया था कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हो जाएगा आपका 5। वाइब्रेशनल मोड डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन इन मैनी प्रॉब्लम्स। अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ वाइब्रेशनल मोड होगा तो बोलेगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया है, अब बताओ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 ऐड कर देना, भूलना मत। नेक्स्ट वन इज इक्विपेशन ऑफ एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी यू, ठीक है। तो मैं सीधी से बात करता हूँ कि यू जो होता है ना वो नफरत बट्टे 2 होता है। ये क्या कह रहे हो भाई, नफरत बट्टे 2? हाँ, नफरत बट्टे 2 यानी FNRT/2, यानी मैं कहता हूँ NFRT/2। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? नहीं। तो इस केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका नफरत बट्टे 2 होता है। याद रखना फॉर n मोल्स ऑफ गैस के लिए। नहीं तो अगर n मोल्स नहीं है, 1 मोल गैस के लिए लिखना है तो फरत बट्टे 2 FRT/2। नेक्स्ट वन इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस। अगर आप गैस मिक्स करते हो तो उस केस में क्या होगा, तो F मिक्सिंग जो होगा N1F1 प्लस N2F2 प्लस N3F3 एंड सो ऑन अपॉन N अपॉन Fn अपॉन N1 N2 N3 N4 का सम, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज याद रखना कि ये मिक्स जो होता है वो सेम टेम्परेचर पे किया, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस मिक्सचर। तो इस केस में अगर आपने टेम्परेचर फाइनल निकालना तो उस केस में आपको इसमें क्या होता है कि आपका जो डिफरेंट टेम्परेचर पे आपने गैस को मिक्स किया है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, साथ ही साथ थर्मल आइसोलेटेड वेसल है और आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका रिमेन कांस्टेंट होने वाला है। तो उस केस में आपका जो फाइनल टेम्परेचर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा जिस टेम्परेचर पे तुमने पहले वाले गैस को रखा है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसका नंबर ऑफ मोल्स। यानी ओवरऑल कहना चाह रहा हूँ मैं कि F1N1T1 प्लस F2N2T2 प्लस F3N3T3 अपॉन प्लस ऐसे सो वन अपॉन F1N1 प्लस F2N2 प्लस F3N3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन आपका है मीन फ्री पाथ। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं लेकिन क्वेश्चन इसी पे आता है। जिसको सबसे ज़्यादा लोग स्किप करते हैं क्वेश्चन जेईई मेंस उसी से पूछ लेता है। होता क्या है मीन फ्री पाथ, जब 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा के जैसे जिस पाथ पे गए और जब तक वो किसी और मॉलिक्यूल से नहीं टकराया तो जो भी पाथ हुआ उसे हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसे लेमडा से डिनोट किया जाता है और लेमडा इज इक्वल टू 1/√2πd²n। बात करते हैं आपका n जो होता है वो क्या होता है भाई, तो n जो होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, जिससे हम लोग नंबर डेंसिटी कैसे डिनोट करेंगे, नंबर डेंसिटी से डिनोट करेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट लेमडा इन टेम्परेचर के केस में, तो टेम्परेचर के केस में तुम ये भी लिख सकते हो ना, प्रेशर इज इक्वल टू T NkT, तो N इज इक्वल टू P/kT, ठीक है। तो n की जगह पे तुम ये पुट करोगे और ये पुट करने के तत्पश्चात तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि ये प्रेशर नीचे आ जाएगा और ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो ओवरऑल बोलूँ तो ये आपका लेमडा का 2 फॉर्मूला ये दिमाग में रखना। पहला होता है आपका नॉर्मल क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू 1/√πd²n। व्हाट इज d? d इज अ डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, याद रखना डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। What is lambda? Lambda is a separation between 2 molecules जो कॉलिजन के टाइम के बाद का है, ठीक है। और कुछ नहीं हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरा लैम्डा का याद रखना कि दूसरा जो है आपका KT/√2πd²/p हो जाएगा, रिप्लेस करने पे क्या P = KT पे। नेक्स्ट वन इज मीन फ्री टाइम, जिसे ताऊ से डिनोट किया जाता है। ताऊ इज इक्वल टू लेमडा अपॉन V एवरेज।
तो चूंकि ताऊ जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के इन जनरल कंडीशन। जैसे प्रेशर कांस्टेंट हो गया और वॉल्यूम जो है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया और वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। जनरल कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये तो याद रखना कि जनरल कंडीशन में आपका जो ताऊ होने वाला है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। फॉर कैलकुलेशन के लिए आप देख लेना कि जैसे आप ताऊ का कैलकुलेशन निकालना है डिपेंडिंग अ प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रॉब्लम हमसे वेरिएबल के साथ खेलना चाहता है। मान लो कि वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज कर दिया उसने, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला मीन फ्री पाथ के लिए। तो हो जाता है KT अपॉन अंडर रूट 2πd² साथ ही साथ वी एवरेज जो होता है वो निकल के आ जाता है 8RT अपॉन m होता है। तो टेम्परेचर की ये जो होता है रूट यानी ओवरऑल हो जाता है जो, तो होता है वी एवरेज जो होता है वो इन्वर्सली नहीं, वो रूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ अगर वी एवरेज की बात करते हैं तो वो टेम्परेचर के इन्वर्सली, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ओवरऑल जो ताऊ निकाला जाएगा ना वो कुछ ऐसा निकल के आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा रूट T टाइम्स में, तो ताऊ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फ्रेम से हमको वो दे रहा है। तो ये रहा आपका पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वन वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट वन दैट इज पार्ट 2। लेट्स बिगिन। सबसे पहला है ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सो समय को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है भाई? थर्मल इक्विलिब्रियम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है भाई? सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स ये समझ लो कि टू डिफरेंट बॉडीज कॉन्टेक्ट, अच्छा मतलब दो बॉडी जो होता है अपना हीट एक्सचेंज करते हैं एज अ कॉमन स्टेट पे, जब तक वो नहीं पहुंच जाते हैं तो इस स्टेट को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर आप दो को ठंडा ठंडा बॉडी को मिलाते हो तो आपस में वो भी ठंडा तब तक करते रहते हैं जब तक उन दोनों का ठंडापन सेम नहीं हो जाता है। सेम केस कि अगर आप एक रॉड है, इस रॉड को एक और रॉड के साथ चिपका दिए हो तो यहाँ पे अगर आग लगाते हो तो ये तब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रही रहेगा जब तक यहाँ का टेम्परेचर भी इसके बराबर ना हो जाए। होप आप थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए होंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा कि एक बॉडी ए जो है वो सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और एक यही बॉडी जो है वो बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और साथ ही साथ शर्त, तो ये जो बी वाला बॉडी है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। इंग्लिश अगर कोई सुनना वाला है तो ये बोल दो कि इफ टू सिस्टम बी एंड सी आर सेपरेटली इन आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम with a third one A, then they themselves are in thermal equilibrium with each other। समझ रहे हो? हाँ, सबसे पहले आप दो तीन बातों याद रख लो। ये जो वॉल होता है वो एडियाबैटिक वॉल होता है यानी हीट को आने जाने के लिए नहीं, और ये जो अंदर वाला वॉल होता है ना वो डायथर्मिक होता है, मतलब हीट इसमें एक्सचेंज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दैट कि आपका जितना भी जो हीट है, जितना भी जो उष्मा है, उष्मा बोले तो हीट, वो आपके इंटरनल एनर्जी उसके वर्क डन में चला जाता है। जैसे कि आपने जैसे ये एक पार्टिकल यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया जो कि अपना हीट दे रहा है, तो हीट देने के तत्पश्चात एक खाली उसके ऊपर पिस्टन लगा दिया, मैंने पिस्टन लगा दिया, हीट दिया, मॉलिक्यूल छिनमिना गए होंगे बाहर निकलने के लिए, तो वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, मतलब ऊपर की तरफ अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिससे वो एक्स डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स ने कुछ वर्क डन किया तभी तो वो एक्स डिस्प्लेस हुआ। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया अपॉन dx। तो ओवरऑल मुझे वर्क डन जो निकल के आता है प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv निकल के आ जाता है। इंटरनल एनर्जी की बात करो तो वो नफरत बट्टे 2 हो जाएगा, यानी du इज इक्वल टू NFR dt अपॉन 2। dq जो होता है वो हीट जो कि सप्लाई जो तुम कर रहे हो। चलो साइन के बारे में याद रखना, बी केयरफुल अबाउट साइन कन्वेंशन। सबसे पहला होता है हीट इज सप्लाई। अगर हीट सप्लाई हो रहा है तो क्यू आपका पॉजिटिव होगा, हीट रिजेक्ट हो रहा है तो आपका ही क्यू जो होगा नेगेटिव होगा। सीधा मतलब यही है कि अगर तुम हीट दे रहे हो तो आपका पॉजिटिव, मैं दे रहा हूँ भाई, मैं खुशी से दे रहा हूँ,
और निकल रहा है तो नेगेटिव। यार मेरा तो निकल रहा है। नेक्स्ट वन, आपका जो गैस जो होता है वर्क डन के बारे में है। अगर वर्क डन बाय द गैस हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव। ये दो वर्ड जो होता है मैंने बोल दिया ना, उसे याद रखिए। नेक्स्ट जो होता है टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, टेम्परेचर घटा रहे हो, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। नेक्स्ट वन, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। सबसे पहला आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट अगर प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। कैसे हम लोगों ने बोल दिया, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। नेक्स्ट वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें जो होता है टेम्परेचर कांस्टेंट यानी पी जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें एक इक्वेशन आता है जिसको सॉल्व करना जरूरी होता है, इंसुलेटेड। इसका जो वॉल होता है वो एडियाबैटिकली होता है यानी इंसुलेटेड होता है, और इसकी होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर गामा आ गया तब चलो गामा के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले। नेक्स्ट वन इज मोलर हीट कैपेसिटी, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। होता क्या है यार, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई अ यूनिट डिग्री। सीधा कहने का मतलब यही है कि 1 मोल के गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने में मुझे जितना हीट देना पड़ेगा उसी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। और मोलर हीट कैपेसिटी को यही चीज़ तो लिखा हुआ है। तो इसे लिखने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सी। इसे सी से डिनोट किया जाता है, तो सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन डी टी। यूनिट ध्यान में रखना कि जो आपका जूल मोल इनवर्स अपॉन के इनवर्स होता है। ओवरऑल जो हीट निकल के आता है वो होता है सी एन सी डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो सी होता है वो दो टाइप का हो जाता है, सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सी डिपेंड्स ऑन द वे दैट हीटिंग प्रोसेस कैसे दिए हो, आइसोबैरिक दिए हो या आइसोकोरिक दिए हो। आ जाओ उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो सीवी के बारे में पता कर लो। सीवी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट डी क्यू अपॉन एन डी टी होता है वो। अच्छा डी क्यू को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, प्रेशर चेंज इन डी यू प्लस डी टी डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन और छोटा सा इंटरनल एनर्जी। चूंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस केस में आपका वर्क डन जीरो हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो कैसे हुआ, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। तो उस केस में हम लोगों ने वर्क डन जीरो कर दिया। तो इस केस में आपका जो निकल के आता है ओवरऑल फॉर्मूला जो होता है सी वी इज इक्वल टू एफ आर बाई 2, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निकालने के चाहो तो इंटरनल एनर्जी जो होगा डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपको निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर पे आपको निकालना है तो उस केस में आप सीधे बोलोगे कि जो डी क्यू अपॉन एन डी टी है, कांस्टेंट प्रेशर पे आपको निकालना है हीट कैपेसिटी, तो वो होता है आपका Cp इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, वेयर आर इज ए रियल गैस कांस्टेंट। और इसको इसी चीज़ को लिखने के लिए एक और चीज़, एक मयूर इक्वेशन इसी को बोलते हैं, जो जब C को इधर भेज दो तो Cp इज इक्वल टू एन सी वी इज इक्वल टू आर। वेयरली मयूर इक्वेशन मैं इसलिए बोलता हूँ, मोर इक्वेशन मेरे को अच्छा लगता है। इसका रियल मतलब होता है मेयर इक्वेशन होता है। ठीक है, मेयर रिलेशन। और Cp को अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम में चाहिए, हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो और इनटू आर से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, गामा। इसी को एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसके बारे में बात किया जाता है। एडियाबैटिक कांस्टेंट जो होता है Cp अपॉन Cv के बराबर होता है। अगर और भी बेहतरीन तरीके से जानना चाहते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में गामा इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ हो जाता है। नेक्स्ट वन, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है गामा के टर्म में, तो उसके इसलिए 2 अपॉन गामा -1 हो जाएगा।
Cp and Cv in terms of Young modulus and रियल गैस कांस्टेंट। तो Cv इज इक्वल टू /2 अभी पढ़ा था, तो R अपॉन गामा -1 हो जाएगा। Cp इज इक्वल टू वाई Cv होता है और वाई Cv गामा Cv होता है, तो गामा R अपॉन गामा -1 हो जाएगा। तो याद रखना, इसको घोट ही जाओ। घोटने का मतलब क्या, कि रट्टा मार जाओ इसको। क्या गैस आपका अगर मोनो एटॉमिक हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और आपका जो Cp होगा वो 5r/2 हो जाएगा, Cv जो होगा 3r/2 हो जाएगा, और यंग मॉडुलस मतलब गामा जो होगा वो 5/3 होगा। डायटॉमिक के लिए 5 हो जाएगा, और Cp जो होगा 7/2 हो जाएगा, और आपका 5r/2 हो जाएगा Cv, एंड गामा जो होगा 7/5 हो जाएगा। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, इस केस में आपका जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, Cp इज इक्वल टू 4r, Cv इज इक्वल टू r, ओवरऑल गामा जो निकल के आता है 4/3 निकल के आता है। वाइब्रेशनल मूड होगा तो वो आपका मेंशन कर देगा। तो ये नॉर्मल केसेस में अगर वाइब्रेशनल मूड हुआ तो उसके लिए आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले यूज करके फिर लाना होगा। नेक्स्ट वन इज Cp, Cv एंड गामा मिक्सचर ऑफ गैसेस। Cv मिक्सिंग हुआ तो इस केस में Cv1 प्लस N2 Cv2 प्लस N3 Cv3 सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज Cp मिक्सिंग हुआ तो NCp1 प्लस NCp2 प्लस NCp3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 सो ऑन। नेक्स्ट वन है F मिक्सिंग हुआ तो N1F1 प्लस N2 F2 अपॉन प्लस सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2। अगर गामा मिक्सिंग हुआ तो इस केस में Cp मिक्सिंग अपॉन Cv मिक्सिंग को मैं उसको रेशियो ले लूँगा, या फिर अगर गामा के टर्म नहीं F मिक्सिंग के टर्म में खेलना चाहते हो तो 1 + 2 अपॉन F। ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ मैंने देखते किया था, ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला इसके मुकाबले। नेक्स्ट वन इज वर्क डन इन वेरियस प्रोसेसेस। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने जानता था, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से लेके V2 तक PdV, यानी PV इज इक्वल टू nRT से हमने ये देखा था। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आइसोकोरिक के केस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इसका चेंज इन वर्क डन जो आपका 0 देखने के लिए मिलेगा। आइसोबैरिक के केस में आपका जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वर्क डन जो होगा P डेल्टा V हो जाएगा, यानी P इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा। या फिर एक और प्रोसेस निकल करता है, अगर आपका वर्क डन जो होगा आइसोबैरिक के केस में वो होगा NR डेल्टा T यानी T2 माइनस T1। आइसोथर्मल के केस में आपका जो वर्क डन होगा वो nRT ln V2 अपॉन V1 हो जाएगा, और चेंज इन वर्क डन जो होगा वो nRT ln अपॉन P2 अपॉन P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ln वाला टर्म आएगा, तो P और V, ठीक है, P पहले आता है तो P1 अपॉन V1 हो जाएगा, और V बाद में आता है तो V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ये याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो जाके एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक। प्रोसेस में आपका जो हीट जो 0 देखने के लिए मिलता है, अगर हीट 0 हो गया तो जो वर्क डन है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। तो वर्क डन जो होगा उसे हम लोग बोल सकते हैं NCV डेल्टा T, यानी वर्क डन जो होता है निकल के आता है आपका NR डेल्टा T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, या फिर अगर ये चीज़ में चाहिए तो चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। नेक्स्ट वन इज इंडिकेटर डायग्राम। ये क्या बताता है, मतलब क्या होता है, ग्राफ को सेलेक्ट करने का एक तरीका बताता है। हाँ, जब गैस हीट हो रहा है या फिर ठंडा हो रहा है या कॉम्प्रेस हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स के बेसिस पे ये बताता है। क्या क्या बातें हैं इसमें। सबसे पहला, सॉरी आई नीड अ ड्रिंक ब्रेक, सो या लेट्स बिगिन। सबसे पहला नोट क्या है कि अगर आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो स्टेट वेरिएबल होता है, मतलब उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप उसे कुएं में जाके गर्म करो या फिर उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप उसे वोल्केनो में जाके गर्म करो। ओवरऑल तुम्हारा इंटरनल एनर्जी जो है फाइनल क्या था और इनिशियल क्या था उससे इसको मतलब होता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर जो होता है पाथ डिपेंडेंट।
नहीं होता है। दूसरा जो होता है आपका जो हीट और वर्क डन होता है, दोनों के दोनों पाथ डिपेंडेंट होते हैं और P एंड V जो होता है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो पाथ डिपेंडेंट कौन कौन होते हैं, तो आपका जो हीट होता है और चेंज इन वर्क डन होता है। ऐसा क्यों होता है पाथ डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का टर्म अगर जहाँ आ गया तो उसमें समझ लेना को पाथ डिपेंडेंट होगा। साइक्लिक प्रोसेस के बारे में क्या जानते हो? साइक्लिक प्रोसेस में आपका जो होता है इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। क्यों होता है इंटरनल एनर्जी जीरो? क्योंकि जहाँ से चला वो वहीं पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन भी वही है, तो इसीलिए आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम जीरो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इस प्रोसेस में बोला जाता है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो होता है सेम होता है, और डेट मीन्स पी वी और टेम्परेचर जो होंगे वो सेम होंगे। इंडिकेटर डायग्राम चेंज इन वर्क डन यूजिंग पीवी इंडिकेटर डायग्राम। सबसे पहला पीवी ग्राफ में जो ऐसे जा रहा है प्रोसेस और इसमें एरो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा तो समझ लेना पॉजिटिव है। अगर ऐसा है डायग्राम है और एरो नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है तो नेगेटिव है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इस केस में आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान देना होगा। अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। इसमें क्लॉकवाइज में इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, जो हीट होगा वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, चेंज इन वर्क डन के बराबर हो जाएगा हीट सप्लाई। ठीक है, देखो अभी मैंने बात किया था कि अगर आपका ये पॉजिटिव हुआ तो इस केस में क्लॉकवाइज हुआ तो इस केस में पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ नहीं इट्स डिपेंड द साइक्लिक एरियाज बिटवीन द कर्व्स एंड भी एक्सिस। अगर भी बढ़ाओगे तो चेंज इन वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। साइक्लिक एरिया में अगर आपका लूप है तो क्लॉकवाइज हुआ तो इस केस में हम लोग वर्क डन जो है पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, वर्क डन वही तो बोला था मैंने, क्लॉकवाइज के केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज के केस में वर्क डन जो होगा आपका नेगेटिव होगा। ये घड़ी के उल्टी दिशा में चल रही है, इसलिए इसका जो वर्क डन होगा पीवी ग्राफ के अंदर वो होगा आपका नेगेटिव। नेक्स्ट वन आपका कभी कभी ये भी ग्राफ देखने के लिए मिल जाता है, तो ये होगा वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का। इसमें आपका वर्क डन निकालना होता है। या फिर कभी कभी आपको ये साइक्लिक प्रोसेस दे देगा तो वो बोलेगा कि नेगेटिव है, तो बताओ क्या हुआ होगा। इलिप्स भी दे देगा तो उस केस में आपको निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है और हीट एक्सचेंज जो होता है इसमें जीरो हो जाता है। इस केस में अगर बात की जाए तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो इसके निकालने के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला, अगर आपको प्रेशर जो है आपका ग्राफ जो है P वर्सेस V के केस में है तो उस केस में इसका जो स्लोप होगा वो निकल के आता है नेगेटिव ऑफ गामा P अपॉन वॉल्यूम। और इस केस में अगर आपका स्लोप निकलता है तो नेगेटिव ऑफ गामा अपॉन P अपॉन V। इस केस में आपका जो इक्वेशन निकल के आता है ये निकल के आता है। नेक्स्ट वन, आपका अगर ग्राफ जो है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है, और इसके बीच में अगर आपका स्लोप निकालना होता है तो स्लोप जो होता है वो निकल के आ जाता है गामा अपॉन गामा माइनस 1 P अपॉन टी। और इस केस में आपका जो इक्वेशन बन के आता है नया वाला वो होता है टेम्परेचर की पावर गामा इंटू प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ दिया हो तो उस केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और इस केस में आपको चाहिए अगर स्लोप इसका, तो स्लोप जो होता है वो होता है dt इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन गामा माइनस 1 V अपॉन टी। ओवरऑल इक्वेशन जो होता है वो निकल के आता है टेम्परेचर T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, सबसे पहले जो ब्लू पॉइंट से मैंने इंडिकेट किया है वो सारे के सारे जो होते हैं टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक में क्या अंतर है भाई। पीवी में दोनों ही होते हैं, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में आपका पीवी की पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और अगर ओवरऑल निकाला जाता है इसका जो स्लोप होता है वो निकल के आता है नेगेटिव ऑफ P अपॉन V, और इसका स्लोप निकल के आता है नेगेटिव ऑफ गामा ऑफ P अपॉन V। ठीक है,
अगर आपके स्लोप की बात किया जाता है तो स्लोप जो होगा आइसोथर्मल के का जो होता है स्लोप कुछ ऐसा होता है, आइसोथर्मल का ग्राफ जो होता है ऐसा होता है, आइसो एडियाबैटिक का ग्राफ से होगा। यानी ओवरऑल बोला जाएगा तो आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है ना वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का जो ग्राफ होता है वो स्टीफनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर और नीचे इसका दोनों भाग याद रखना। अगर ऐसा कुछ है तो इसको और भी आगे फैला दो ऐसे और इसको ऐसे, तो यहाँ पे जो आइसो एडियाबैटिक था वो जो है वो एडियाबैटिक ये हो जाएगा, और आइसोथर्मल था वही आइसोथर्मल ये हो जाएगा, यही ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अच्छा ये भी चीज़ याद रखना कि जो इनका स्लोप होता है ना वो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल जो होता है, आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो आपका एडियाबैटिक स्लोप से कम होता है। ठीक है, ये बात यहाँ से भी देखने के लिए मिलती है कि जो आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो एडियाबैटिक के स्लोप से कम देखने के लिए मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पीवी स्लोप अमॉन्ग गैसेस। हाँ तो आप देख लेना कि आपका जो कि गामा के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर इसका स्लोप निकाला तो स्लोप जो होता है वो गामा पी अपॉन पी होता है, और गामा जो होता है गैस कांस्टेंट, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। गैस ए अगर आपका मोनोएटॉमिक हुआ, डायएटॉमिक हुआ, पॉलीएटॉमिक हुआ तो उस केस में आप जो होता है गामा डिफरेंट निकल के आता है। तो अगर स्टीफनेस की बात किया जाता है तो सबसे पहला जो स्टीफनेस देखने के लिए मिलता है वो आइसोथर्मल का होता है, फिर आता है गैस जो आपका पॉलीएटॉमिक वाला गैस, फिर आपका डायएटॉमिक वाला गैस, फिर आता है आपका नॉर्मल मोनोएटॉमिक गैस। तो सबसे ज़्यादा स्टीफनेस की बात करो तो आपका मोनोएटॉमिक, आइसोथर्मल की बात करते हैं नहीं एडियाबैटिक की बात करते हैं, तो एडियाबैटिक में भी सबसे ज़्यादा स्टीफनेस जो होता है उसका मोनोएटॉमिक का होता है, फिर आता है आपका डायएटॉमिक, फिर आता है पॉलीएटॉमिक, और उसके बाद आता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज रिवर्सल पॉलीएटॉमिक प्रोसेस। कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ कि जो आपका पहले ये देखने के लिए मिला था ना पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब आपको देखने के लिए मिलेगा पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी को हम लोग पॉलीएटॉमिक गैस कहते हैं। ओवरऑल बात करूँ ना तो पॉलीएटॉमिक गैस से ही आपका ये सारे के सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन बने हुए हैं। पहला होता है आइसोथर्मल, दूसरा होता है आइसोकोरिक, तीसरा होता है आइसोबैरिक, चौथा होता है आपका एडियाबैटिक। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड जो प्रोसेसेस होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस से ही निकल के आता है। तो इसे और x को बोला जाता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो इसके लिए अगर बात करते हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है वो CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स होता है, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था। अगर आपका x इन्फिनिटी हुआ तो इस केस में जो होता है C इज इक्वल टू CV के बराबर हो जाएगा, x आपका 0 हुआ तो उस केस में जो आपका C निकल के आ जाएगा, मतलब हीट कैपेसिटेंस वो जो होता है आपका CV प्लस R हो जाएगा, यानी CP के बराबर हो जाएगा। अगर x आपका 0 हुआ तो C आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और इस केस में आपका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर x जो है y के बराबर हुआ तो उस केस में आपका जो C होगा वो 0 के बराबर होगा। यहाँ पे C कहने का मतलब मेरा मोलर हीट कैपेसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, आपका हीट कैसे निकालोगे? तो हीट के लिए NC डेल्टा T सबसे जरूरी है। C अगर C निकल गया तो मैं इससे मैं हीट भी निकाल सकता हूँ, एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज। ठीक है, हाँ तो हीट कैसे निकलेगा? NC डेल्टा T से निकल जाएगा। अगर चेंज इन वर्क डन निकालना है तो चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा T टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन के बारे में, बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। एक जैसे आपने सिरिंज देखा ना, सिरिंज, हाँ तो वैसा ही है ये भी। आपका आइसोलेटेड है तो आपका जो गैस जो होगा वो ये P1 V1 और T1 टेम्परेचर पे यहाँ पे ऐसे गैस हैं, और ये जो है आपके अंदर इसके वैक्यूम क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे मैंने पिस्टन को दबा रखा है। जैसे ही मैं पिस्टन को छोड़ूंगा ये सारे के सारे गैस जो हो गए इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और ये खाली स्पेस को भरने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ये पिस्टन जो है यहाँ पे आ गया, तो इस केस में आपका जो प्रेशर होगा वो P2 होगा, V2 होगा और टेम्परेचर T2 होगा।
नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलता है, आपका कोई ऑपोजिशन नहीं होता है, मतलब कि कोई उधर रोकने वाला नहीं होता है, इसलिए इनका वर्क डन जो होता है वो जीरो हो जाता है। अगर हीट एक्सचेंज की बात करो तो वो तो जीरो ही होने वाला है। साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। साथ ही साथ अगर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस केस में प्रॉब्लम सॉल्विंग के केस में हम लोग P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का यूज ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी दो को पार्ट है। पहला कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कैल्विन ने जो कहा वो ले लो। फिर आता है सेल्सियस स्टेटमेंट, सेल्सियस ने जो कहा वो देख लो। सॉरी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं बोला, क्लॉसियस होता है, इसका नाम है क्लॉसियस स्टेटमेंट। मैं सेल्सियस पढ़ लिया था, ओ माय गॉड। चलो, इम्पॉर्टेंट फॉर कन्वर्ट 100%, मतलब ये होता है कि आपका जो कैल्विन भैया जो थे वो कह रहे थे कि आपका हीट जो होता है 100% वर्क में कभी नहीं ले जा सकते हो। जैसे इसका सीधा एग्जांपल है आपका हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होता है कि आप जो भी फ्यूल डालते हो वो कुछ ना कुछ जो फ्यूल होता है वो आपके वर्क डन में जाता है, और सारा कुछ जो होता है आपका वेस्ट प्रोडक्ट में चला जाता है, धुएं के तौर पे निकल जाता है। सेम केस होता है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि हीट का नॉट फ्लो। अच्छा, हीट जो होता है ना वो फ्लो नहीं कर सकता, ठंडा बॉडी से गर्म बॉडी की ओर कभी भी फ्लो नहीं कर सकता है। हीट जो होगा आपका फ्लो जो करेगा वो गर्म बॉडी से ठंडा बॉडी की तरफ ही फ्लो करेगा। इसका सीधा एग्जांपल जो है हम लोग रेफ्रिजरेटर में देखते हैं। अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर में ऐसा क्यों होता है कि ठंडा से गर्म की ओर जाता है, तो उस केस में आपका जो होता है आपने बाहर से वर्क डन किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसका मतलब क्या है भाई? हम लोग इंजीनियर के स्टूडेंट हैं तो इसमें मतलब हम लोग का जरूरी होता है। तो सोर्स जो होगा आपको, मतलब मैंने डीजल सोर्स में डाला था तो सोर्स आपका T1 पे होगा सोर्स, और इसमें सोर्स के चलते इसने Q1 हीट दिया तो हीट इंजन में गया, और इंजन में हीट गया तो हीट इंजन जो होता है दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। ये कुछ पार्ट वर्क डन में चला गया, कुछ पार्ट वेस्ट में चला गया, और वेस्ट को हम लोग सिंक कहते हैं, और वर्क डन जो होता है वो काम वाला था। ओवरऑल बोलूँ तो जो आपका जो आपका हीट जो होता है वो Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन। क्योंकि होता है आपका थर्मल हीट इंजन में क्या देखने के लिए मिलता है कि आपने कुछ हीट जो है आपके इंजन को दिया, तो हीट इंजन जो होता है Q1 हीट दिया तो वो Q1 हीट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है जो वर्क डन, और दूसरा होता है Q2। तो वर्क डन जो होता है वो तो अपना अच्छा वाला प्रोडक्ट होता है, वो तो अपने काम करने में लग गया, और Q2 जो होता है वो ख़राब वाला चीज़ होता है, तो ख़राब वाला चीज़ जो सिंक से माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो होता है एफिशिएंसी जो होता है, अगर बोलेंगे कि कोई कितना बढ़िया इंजन है वो कैसे पता चलेगा, तो वो एफिशिएंसी डिनोट करता है। एफिशिएंसी कहता है कि वर्क डन जितना बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन करे और कम से कम अपना प्रोडक्ट बाहर ख़राब निकाले, तो उसी को हम लोग कहते हैं उसका एफिशिएंसी बढ़िया है। अगर बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में, तो एफिशिएंसी को अगर एक और टर्म में लिखना चाहते हो तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा, या फिर एफिशिएंसी को टेम्परेचर के टर्म में लिखना चाहते हो तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाएगा। Q1 एंड Q2 आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ हीट। नेक्स्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर में आपका जो सोर्स होता है वो T1 टेम्परेचर का होता है, आपका सिंक जो होता है T2 टेम्परेचर का होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको नीचे से और भी वर्क डन करना होता है, वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन करना होता है, तब जाके वो ठंडा हीट देता है। तो अगर बात करते हैं तो आपका Q1 हीट भी दे रहे हो, साथ ही साथ आपने Q1 उष्मा भी दे रहे हो इसको, साथ ही साथ इसको वर्क डन भी दे रहे हो, तब जाके वो Q2 हीट निकलता है। यही चीज़ है, देखो बाहर से वर्क डन किया तुमने, साथ ही साथ हीट भी दिया, तो आपका Q2 हीट निकल गया है। कोई कितना बढ़िया रेफ्रिजरेटर है कैसे पता करते हैं, तो COP वैल्यू से हम लोग इसका पता करते हैं कि आपका Q1 अपॉन चेंज इन वर्क, Q1 अपॉन ज़्यादा से मतलब क्या हुआ कि Q1 हीट दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा Q1 हीट दूँ और कम से कम हमें वर्क डन करना पड़े, तो इस केस में अगर जिसका ज़्यादा से ज़्यादा Q1 दिया गया और वो वर्क डन हमने कम किया, तो उस केस में आपका बढ़िया निकल के आ जाता है। COP वैल्यू जो होता है Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 होता है।
और ये जो फॉलो होता करता कार्नोट इंजन भी फॉलो करता है। तो कार्नोट इंजन जो होता है Q1 इज इक्वल टू T1 Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो इस केस में आपका COP वैल्यू जो होगा T1 अपॉन T2 माइनस T1। बेसिकली मैं बोलूँ तो Q की जगह पे T रिप्लेस कर दिया। और दैट्स ऑल हैविंग दिस चैप्टर। यहाँ पे जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है, जैसे मैंने अपने अपने जो भी एग्ज़ाम था उसमें मैंने क्या क्या गलती करता था उसको लिखता था। मीनिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ HG, इसका मतलब होता है कि अगर आपका जो HG हाइट, HG है ना, HG बोले तो क्या, HG बोले तो क्या बताओ, HG बोले तो आपका पारा, मरकरी। तो मरकरी जो होता है वो H हाइट सेंटीमीटर पर था, तो उसने इसके बॉटम पे कितना प्रेशर अप्लाई किया इज नोन एज मीनिंग ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑफ HG। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है 2/3 kT। अगर बात करते हैं R अपॉन Na के बारे में तो वो होता है आपका K। प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, और ये जो होता है बहुत सारे बच्चे याद नहीं रखते हैं। 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। सो यही था आपका थर्मोडायनेमिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। आज का वीडियो लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट इट्स ओके। That's a wrap for day 6. We are officially broken into 40% zone of day 15 physics mission. Today we decoded the mechanics of solid and law of thermodynamics concept that separate the serious candidate for the rest. Don't just watch the video, solve the practice set. Or get some rest because tomorrow is day 7 and we hit the next level. I am Chris, you are watching Unknown Aspirant.